कि जहां भी मुस्लिम कैंडिडेट होता है वहां पे यादव वोट नहीं देते हैं। इसलिए अगर कोई ये सोच रहा है कि यादव और मुस्लिम एक जगह है, तो नहीं है। यादव अब हिंदू हो चुका है, भाजपाई हो चुका है। लेकिन 20 का जी चुनाव का आप डेटा देख लीजिए, तो लगभग 20 से 25 हजार मुसलमानों ने मजबूरन भाजपा को वोट दिया, क्योंकि यह आदमी सिर्फ जी वोट लेने के लिए खड़ा रहता है, इनके सुख में दुख में कभी नहीं खड़ा रहता है। और ये कोई जी लीडरशिप नहीं बना रहे हैं, ये राजद की गुलामी कर रहे हैं, राजद के बैनर तले काम कर रहे हैं। जब भी आपके हक और हुकूक की आवाज की उठाने की बात आएगी, तो ये पहले पार्टी से पूछेंगे। जब तक पार्टी इजाजत नहीं देगी, ये कोई काम नहीं कर सकते हैं। तैयारी हम लोग 243 पे कर रहे हैं, लेकिन मिनिमम जी हमारे प्रदेश अध्यक्ष ने बोला है कि हम 100 सीट लड़ेंगे। उससे ज्यादा भी हम लोग लड़ सकते हैं। हमेशा जी गोली हम सीने पे खाए, पीठ पे नहीं खाए हैं। तो बैरिस्टर सज्जन ओवैसी साहब हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जो हैं, वो जब देश की जी बात आएगी तो हम एक साथ खड़े होंगे। मैं हूं आपका दोस्त खुर्शीद आलम और आप देखना शुरू कर चुके हैं आपका अपना और प्यारा चैनल सेकुलर जनता। दोस्तों, आजकल मैं एक जनता का सवाल सीरीज शुरू किया हूं, जिसमें हम सत्ता के दावेदार को आपके साथ लाइव जोड़ते हैं और जो जनता के हक के सवाल हैं उनको पूछते हैं। इसी क्रम में आज हमारे साथ दूसरे फ्रेम में लाइव जुड़ चुके हैं, किसी परिचय के मोहताज नहीं है, वकार सिद्दीकी साहब। खास करके अगर मैं मिथिलांचल के क्षेत्र में मधुबनी और दरभंगा के क्षेत्र की बात करूं तो काफी सक्रिय हैं। ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के मिथिलांचल प्रभारी भी हैं। साथ ही साथ बिस्फी जो विधानसभा क्षेत्र है वहां से चुनाव की तैयारी कर रहे हैं और लास्ट समय मधुबनी से लोकसभा के चुनाव भी लड़ चुके हैं। बहुत बहुत स्वागत आपका वकार सिद्दीकी साहब। बहुत शुक्रिया आपका और तमाम दर्शकों का। सबसे पहले मैं बिहार चुनाव पे बात करूं उससे पहले मैं ये समझना चाहूंगा कि सोशल मीडिया अगर हम देखते हैं तो उस पर काफी चर्चा असदुद्दीन ओवैसी साहब के भाषण को लेकर हो रहा है। जिस तरह से पहलगाम के बाद, ऑपरेशन सिंदूर के बाद अपने तीखे तेवर पाकिस्तान के खिलाफ दिखे, लोग लगातार लिख रहे हैं वाह ओवैसी जी वाह। क्या कहेंगे इस पर? नहीं, देखिए, जब भी हमारा इतिहास रहा है कि जब भी देश को जी जरूरत पड़ी है तो सबसे पहले मुसलमान आगे आया है। हमेशा जी गोली हम सीने पे खाए, पीठ पे नहीं खाए हैं। तो बैरिस्टर सज्जन ओवैसी साहब हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जो हैं, वो जब देश की जी बात आएगी तो हम एक साथ खड़े होंगे। हमारी बराबर। नाइतफाकी देश के अंदर हजार हो सकता है, लेकिन जब देश का मामला होगा तो सबसे आगे हम खड़े हुए मिलेंगे। और ओवैसी साहब ने बहुत अच्छा बोला है, बहुत सही कहा है, और जाहिर सी बात है कि जब सही बोलेंगे तो लोग तारीफ करेंगे ही। लेकिन समझना चाहूंगा ये जो आपसे के विरोध में लोग रहते थे वो भी वाह ओवैसी जी वाह कर रहे हैं, क्या ये वोट में तब्दील हो पाएगा? वोट देने लायक बना पाएंगे? क्या आप लोग दिल जीत पाएंगे इतना? देखिए, कल तक उन लोगों को हम समझा नहीं पा रहे थे, या जो भी कहिए, जो भी वजह हो, वो समझ नहीं पा रहे थे हमारी बात को। जी लेकिन अब अल्हम्दुलिल्लाह लोग समझ रहे हैं, और इंशाल्लाह हमें उम्मीद है कि लोग वोट भी देंगे। ज़ाहिर-सी बात है कि जब हमारे समर्थन में है, हमारे सदर के सपोर्ट में खड़े हुए हैं, तो वोट में भी तब्दील होंगे। लेकिन कैसे? क्योंकि आपका जो मुद्दा रहा है लगातार आपकी पार्टी का, कहीं ना कहीं धर्म का मुद्दा रहा है, कहीं ना कहीं वक्फ कानून 370, ट्रिपल तलाक, इन सब चीजों पर लगातार बात करते रहे हैं। कहीं भी मतलब मैं ऐसा नहीं कह रहा हूं कि हैदराबाद में विकास नहीं किया, लेकिन विकास, शिक्षा, स्वास्थ्य, इन पर बात करते हुए तो बहुत कम ही दिख रहा है। नहीं, देखिए, धर्म पर हम कभी भी बात नहीं किए हैं। ज़ाहिर-सी जी बात है कि मान लीजिए कि एक बाप की 4 औलाद है, अगर एक औलाद जी विकलांग होगी, नाबीना होगा, तो ज़ाहिर-सी बात है कि बाप का जो शफ़क़त का हाथ होता है, उस बेटे पे ज़्यादा होता है। जी तो मुसलमानों की आवाज़ इसलिए ज़्यादा उठाते हैं कि मुसलमानों के साथ हक तलफ़ी ज़्यादा हुआ है, नाइंसाफ़ी ज़्यादा हुआ है। जी आप ट्रिपल तलाक देख लीजिए, हमारे ज़ाहिर-सी बात है कि दीनी मामले में कोई हस्तक्षेप करेगा, तो हम तो उसको बर्दाश्त नहीं करेंगे, उसके खिलाफ बोलेंगे ही। जी और मुसलमानों के साथ-साथ हम दलितों की, अगड़ों की, पिछड़ों की, सबकी बात कर रहे हैं। आप देखिए कि बिहार में किस तरीके से हमारे 9 लोकसभा चुनाव हम लोग लड़े थे, उसमें से 4 हमारे गैर मुस्लिम भाई थे, जी भूमियार भी थे, राजपूत थे, सहनी थे, दलित समाज से थे, सब जाति के लोग थे। तो ये अगर कोई कह रहा है तो बेबुनियाद इल्ज़ाम है, गलत है। और आप विधानसभा की भी सीट देख लीजिए, 2 सीट हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष ने ऐलान किया अभी, जो हालिया बिहार दौरे पे आए थे। जी उसमें एक राणा रणजीत सिंह जो राजपूत समाज से आते हैं, उनका ऐलान किया है। तो ये अगर कोई जी इल्ज़ाम लगा रहा है तो वो बेबुनियाद है। चर्चा चल रही है कि टोटल 100 सीटों पे आप लोग चुनाव लड़ने जा रहे हैं। कितनी सच्चाई इसमें, या केवल प्रेशर पॉलिटिक्स की राजनीति है ये? नहीं, देखिए, तैयारी हम लोग 243 पे कर रहे हैं, लेकिन मिनिमम जी हमारे प्रदेश अध्यक्ष ने बोला है कि हम 100 सीट लड़ेंगे। उससे ज़्यादा भी हम लोग लड़ सकते हैं। हमारी जो जहाँ-जहाँ संगठन हमारा मजबूत हो गया है, वहाँ हम ज़ाहिर-सी बात है कि संगठन बना है इसलिए कि चुनाव लड़ें। तो जी जब चुनाव आया है तो चुनाव लड़ेंगे ही, तो हम लोग तैयारी 243 पे कर रहे हैं, लेकिन हमारे प्रदेश अध्यक्ष ने ये कहा है कि 100 सीट पे लड़ेंगे, उससे ज़्यादा भी लड़ सकते हैं। जी 100 सीट से ज्यादा लड़ने की भी बात आप कर रहे हैं। मिथिलांचल एक बड़ा हिस्सा है बिहार की क्षेत्र से बात करें तो
मिथिलांचल के प्रभारी हैं आप ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के। मिथिलांचल में कौन कौन सी सीट है जो लड़ने जा रहे हैं? कितने सीटों पे मिथिलांचल में लड़ने की तैयारी है? देखिए, तैयारी कर रहे हैं, लेकिन कम से कम 10 से 15 सीट हम लोग मिथिलांचल में इंशाल्लाह लड़ेंगे। हमने ये जी पार्टी को भी जो सीट लड़ना है वहां का हम लोग सूचना दे चुके हैं। अंचल के बाद जी। अगर कोई बिहार का दूसरा हिस्सा अगर पार्टी को मेंबर एमएलए बना कर देगा तो वो इंशाल्लाह मिथिलांचल होगा। मिथिलांचल में लड़ाने की बात कर रहे हैं, अगर मैं पिछला डाटा खंगालता हूं तो मैं ये देख पा रहा हूं कि मिथिलांचल में अधिक से अधिक सीट बीजेपी गठबंधन को जाती रही है। सुपौल की बात करें तो लगभग सभी सीट जो है बीजेपी को चली गई, एनडीए गठबंधन को चली गई, एक सीट को छोड़ करके। सहरसा में भी लगभग ऐसा ही देखने को मिला, मधुबनी और दरभंगा में भी यही हाल है। तो चूंकि आरजेडी को, गठबंधन को मुस्लिम के साथ साथ यादव समाज और अदर समाज का भी वोट मिलता है, तो वो कहीं भी पछाड़ने में कामयाब नहीं हो पाई एनडीए को। आपके वोटर केवल मुस्लिम और कुछ मात्रा में मैं अगर मान लूं तो दलित समाज के लोग हैं, फिर कैसे मुकाबला कर पाएंगे, कैसे जीतेंगे? जीतने के लिए आ रहे हैं या आरजेडी को नुकसान पहुंचा देंगे? जी देखिए, ज़ाहिर सी बात है, कोई भी आदमी चुनाव लड़ता है तो जीतने के लिए आता है, मैदान में अगर कोई उतरता है तो जीतने के लिए आता है, हारने के लिए तो कोई आता नहीं है। और जहाँ तक बात रही मिथिलांचल सहित कोशी का ने आप जैसे बताएँ, सहरसा हो, सुपौल हो, हर जगह से राजद बिल्कुल विफल रही है। तो हम यही लोगों को जी समझाना है कि आप राजद का नहीं बोलिए कि हम चुनाव जिताएँगे या हराएँगे। जहाँ भी मुस्लिम जी कैंडिडेट होता है राजद का, वहाँ पे यादव हिंदू हो जाता है। लेकिन जहाँ पे यादव कैंडिडेट होता है, मुसलमान वहाँ झोली भर-भर के वोट देते हैं। आप देख लीजिए जी दरभंगा ग्रामीण इसका सबूत है। कि जी ललित यादव को सारे मुसलमानों ने वोट दिया, लेकिन वहीं पे एनडीए से फराज फातमी था, लोग उसको वोट नहीं दिए। आप जी बिस्फी देख लिया, राजद के सबसे कद्दावर लीडर मुसलमानों के माने जाते हैं अब्दुल बारी सिद्दीकी, लेकिन केवटी से वो चुनाव हार गए। क्यों? उन्होंने विरोध किया। खुले तौर पे सबके सामने है, मीडिया में भी और हर जगह चला, ये देखे होंगे आप। आप लगातार मिथिलांचल में सीट गिना देता हूँ, बिस्फी हो, उसके बाद जाले है, सुरसंड है, लेकिन यहाँ से मुस्लिम कैंडिडेट हार जाते हैं। क्यों? क्योंकि यादव वोट नहीं देते हैं। इसी से सटा विधानसभा बाजपट्टी में देखिए, यादव 18,000 से 20,000 मुसलमान वहां पे जी 1,40,000 है। मुसलमानों ने झोली भर के वोट नहीं दिया और मुसलमानों ने क्या कहते हैं मुकेश यादव को चुनाव जिता दिया। तो ये एग्जाम्पल हमारे सामने है कि जहां भी मुस्लिम कैंडिडेट होता है वहां पे यादव वोट नहीं देते हैं। इसलिए अगर कोई ये सोच रहा है कि यादव और मुस्लिम एक जगह है, तो नहीं है। यादव अब हिंदू हो चुका है, भाजपा ही हो चुका है। और हमारे तो साथ जो आप बोल रहे हैं कि दलित नहीं, हमारे साथ अगर आप पिछड़ा सब है, और जब इस बार कैंडिडेट भी देंगे तो उसी हिसाब से हम देंगे। हर समाज को हम उसका जी नेतृत्व देंगे। जो लालू यादव समाजवाद का नारा देते थे, जिसकी हिस्सेदारी उसकी उतनी भागीदारी, उस पर राजद जी खरा उतर नहीं रहा है। अगर उस पर सच में कोई उतर रहा है तो एमआईएम उतर रही है। 9 सीट में हम 4 सीट गैर मुस्लिम भाई को दिए, राजपूत को भी दिए, भूमियार को भी दिए, सहनी को भी दिए, दलित को भी दिए। उसी तरीके से हम लोग विधानसभा में भी देंगे। 2020 में भी हम लोग 19 सीट लड़े, उसमें से 4-5 हमने क्या कहते हैं गैर मुस्लिम भाई को दिया, हिंदू को दिया। सीमांचल के क्षेत्र के ताल्लुक से बात करें, चूंकि पिछले बार एक अप्रत्याशित जीत हुई थी, वहां पे 5 सीट जीते थे, वहां पे कैंडिडेट की लंबी फहरिस्त है आपके पास। लेकिन मिथिलांचल में वो दिख नहीं रहा है, कैंडिडेट सब मिल गए हैं या अब तक सर्च ही चालू है? जी नहीं, नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह हर हर विधानसभा पे हमारे पास 5-5, 7-7 कैंडिडेट मौजूद है, मजबूत कैंडिडेट सब है। आप टाइम, अभी तो 6 जी महीना टाइम है, लंबा वक्त है, आने दीजिए चुनाव, देखिए किस तरीके से हमारे पास मजबूत कैंडिडेट सब आएंगे। इसलिए उम्मीदवार का टेंशन नहीं है। इंशाल्लाह हम लोग इस बार मिथिलांचल से सीट निकाल कर देंगे। जो हमारे सदर साहब जी ने नारा दिया है कि 4 के बदले 24 लाएंगे, इंशाल्लाह इसको इस बार जी बिहार की आवाम पूरा करेगी। सीमांचल के साथ-साथ मगध हो, मिथिलांचल हो, तिरहुत हो, सब जगह सब लोग मजबूती के साथ एमआईएम के साथ खड़े हैं और हमें उम्मीद है कि 4/24 हम इस बार लाके देंगे। आरजेडी और महागठबंधन के हिस्सा बनने का भी कोई उम्मीद है या नहीं है? तो क्यों नहीं है? क्या कमी रह रही है एआईएमआईएम में कि लोग अछूत बनाए हुए हैं? जी नहीं, देखिए, हमारे प्रदेश अध्यक्ष ने हमेशा कहा और अभी हालिया दिनों में भी इंटरव्यू में उन्होंने कहा है कि हम राजद के साथ, महागठबंधन के साथ जाने को तैयार हैं। लेकिन ये बात सवाल महागठबंधन से पूछे ना कि क्यों नहीं ले रहे हैं? तो नहीं, मैं आपसे आप ये पूछना चाह रहा हूँ कि क्यों अछूत बने हुए हैं? क्यों आपको टच नहीं करना चाहते? क्या उनको ऐसा डर लगता है मुसलमान कि उनके नहीं, हिंदू? राजद को ये दिक्कत है कि राजद सिर्फ मुसलमानों का वोट लेना चाहता है, मुस्लिम लीडरशिप को खड़ा नहीं होने देता है। वो चाहता है कि आप जी हमारे सवारी के, हमारे जन्म, हमारे इसमें रही खटिए, लेकिन आप लीडरशिप नहीं पैदा होने देते हैं। तो ये राजद को सिर्फ यही दिक्कत है। यही बात हम बिहार के अवाम को समझा रहे हैं और अल्हम्दुलिल्लाह लोग समझ रहे हैं। इंशाल्लाह हमें उम्मीद है कि इस बार मजबूती के साथ हम लोग चुनाव जीतेंगे।
जनसुराज को लेकर क्या कहेंगे? जनसुराज भी काफी मजबूती से मेहनत कर रहा है। वो आपके लिए और गठबंधन के लिए कितनी बड़ी चुनौती है? नहीं, हमारे लिए कोई चुनौती नहीं है, लेकिन जहाँ पॉलिटिकल पार्टी है तो बिल्कुल चुनाव लड़ना चाहिए, सबको हक है, लोकतंत्र है, लोकतंत्र में तो सबको चुनाव लड़ने का हक है, तो अगर वो लड़ता है तो हमें कोई दिक्कत नहीं है। आप कहाँ से तैयारी कर रहे हैं जनाब? किस सीट से हम चुनाव लड़ने इंशाल्लाह वाले हैं? जी, इंशाल्लाह बिस्फी से हम चुनाव लड़ेंगे, पार्टी ने अगर टिकट दिया तो हम बिस्फी से इंशाल्लाह चुनाव लड़ेंगे। बिस्फी से लड़ेंगे तो थोड़ा बिस्फी के क्या-क्या मुद्दे हैं वो बता दीजिए, क्योंकि वहाँ के जनता का मन में होंगे कि क्या करने वाली है एमआईएम अगर जीतती है तो। 1-2 ज़ख्म हो तब ना गिनाया, यहाँ तो पूरा जिस्म छन्नी है। आप देख लीजिए रोड बिस्फी में रोड का मामला हो, कॉलेज का मामला हो, एक भी कॉलेज नहीं है। लोग मधुबनी और जी, दरभंगा जाने को मजबूर हो रहे हैं। असौथू में अल्पसंख्यक आवास बन रहा था, वो भी वहाँ के मौजूदा विधायक भाजपा के रुकवा दिए। और जो सेकुलर अपने आप को वहाँ के कहते हैं लोग कि हम राजद के सेकुलर उम्मीदवार हैं, लोकसभा में भी आए, जी, विधानसभा में भी आए, अपने बेटा को चुनाव लड़ाने की तैयारी कर रहे हैं, लेकिन एक लफ्ज़ मुँह से बोली नहीं निकल रही है उनकी, कि असौथू पे हम जी, एक लफ्ज़ बोले। भाई क्यों नहीं बोलेगा? जहाँ पे एक नीतीश कुमार की एक अच्छी योजना है कि हर जिला में जो एक अल्पसंख्यक स्कूल बनाना है, जमीन हमारी वक्त की जमीन है, सब कुछ हमारा, फिर आप क्यों नहीं बनने दीजिएगा? और उस पर लोग बोलने को तैयार नहीं है, चाहे कांग्रेस के हो, राजद के हो, कोई एक लफ्ज बोलने को तैयार नहीं है। उसकी भी लड़ाई अगर मजबूती के साथ कोई लड़ा है, चाहे मधुबनी डीएम से लेकर अल्पसंख्यक आयोग तक जाने का मामला हुआ, तो वकार सिद्दीकी गया, एमआईएम गई। तो इंशाल्लाह एक दो मुद्दा नहीं है, वहां बाढ़ का बहुत बड़ा मसला है, रोजगार का मसला है, और स्वास्थ्य हेल्थ का मसला है। बाढ़ का मसला बहुत ही महत्वपूर्ण है उस क्षेत्र के लिए। कोसी नदी जो अब तक बचपन में हम लोग पढ़ते थे, बिहार का सो कोसी नदी है, अब तक वो जो है बड़ा मुद्दा रहा। जबकि ऐसे अगर नदी और जगह पे होते हैं तो वहां बड़े-बड़े डैम, पर्यटक स्थल बन जाते हैं। क्या कुछ वजह लगता है कि इनका निदान नहीं हो पाता है? ये हमारा बिहार का शोक से हटकर बिहार के विकास के लिस्ट में इनको क्यों नहीं अब तक जोड़ा जा रहा है? इस पे क्यों नहीं ऐसा काम हो रहा है? जी। यही बड़े मायूसी की बात है कि 15 साल एक लालू प्रसाद यादव राज किए, वो उन्होंने कुछ नहीं किया। लेकिन जो 15-20 साल से अभी राज कर रहे हैं नीतीश कुमार, जो सुशासन की सरकार कहते हैं, उन्होंने भी कोई काम नहीं किया। सिर्फ मिथिलांचल के साथ, सीमांचल के साथ भी छल कपट किया उन्होंने। जो संजय झा बड़ी जी। लंबी-लंबी बात करते हैं, अपने गाँव में तो सब कुछ बना लेते हैं, मिथिला हाट बना लेते हैं, ये बना लेते हैं, वो बना लेते हैं, लेकिन बाकी अवाम का उनको कोई ख्याल नहीं है। मधुबनी जिला में सिर्फ एक जी। मिथिला उनका गाँव नहीं है। पूरे जिला की बात करनी पड़ेगी, पूरे स्टेट की बात करनी, दरभंगा की बात करनी पड़ेगी, मधुबनी की बात करनी पड़ेगी, सहरसा, सुपौल, किशनगंज सब की बात करनी पड़ेगी। और बाढ़ इतना बड़ा समस्या है कि गरीब आवाम यहाँ जो है, वो जब बाढ़ आता है तो आप देखते होइएगा पूरी लोग गाँव का गाँव उजड़ जाता है। लोग सड़कों पे आके तिरपाल के नीचे पड़े रहते हैं। तो एक बहुत बड़ा मसला है, और इसकी लड़ाई हम लोग पूरी मजबूती के साथ लड़ेंगे। चलते-चलते मैं ये समझना चाहूँगा, पिछले बार भी आप लोकसभा चुनाव लड़े थे मधुबनी लोकसभा क्षेत्र से। फातमी साहब वहाँ आरजेडी के उम्मीदवार थे, उनके खिलाफ में आपने चुनाव लड़ा। कहाँ कमी रह गई कि आप चुनाव हारे नहीं? दूर-दूर तक मैं कह दूँ नज़र नहीं आए तो इसमें कोई गलत नहीं होगा, क्योंकि नाम मात्र वोट ही थे आपके। और इस बार क्या वजह लगता है कि बिस्फी की जनता आपको अपार समर्थन देगी? तो देखिए, सीमांचल से बाहर हम लोग पहली बार चुनाव लड़ रहे थे, और लोगों के दिमाग में एक चीज़ बैठा दिया गया था, इस बार राहुल गांधी को पीएम बना देना। पड़ेगा कि आपके वोट से कोई पीएम और सीएम नहीं बन सकता है। आप अपनी लीडरशिप जी, पैदा कीजिए, आप अपने अंदर ताकत पैदा कीजिए, अपने बेटा को नेता बनाइए। कब तक दूसरे के दरी बिछाते रहेंगे? चाहे फातमी साहब हो, फैयाज साहब हो, कोई भी साहब हो, सबने सिर्फ दरी बिछाने का काम जी, किया है और झंडा ढुलवाने का नौजवानों को काम किया है। आप किसी भी एक प्रोग्राम में चले जी, जाइए, राजद का हो, कांग्रेस का हो, किसी का भी हो, वहां पे 80% अगर कोई झंडा लिए थामे रहेगा, तो वो मुसलमान का बच्चा थामे रहेगा। क्यों भाई? स्टेज पे आप बैठिएगा, मेहनत हमारी, झंडा हम ढोए, दरी हम बिछा, और स्टेज पे आप बैठिएगा, नेता आप बनिएगा। ये अब नहीं चलेगा। एमआईएम आई है, इसी के लिए आई है कि अपनी लीडरशिप पैदा करेंगे। और इंशाल्लाह पहला चुनाव लड़े थे, लोगों को हो सकता है कि हम समझाने में हमसे कुछ कमी रही होगी, हम नहीं समझा पाए। लेकिन लोगों को अब उस चीज का अफसोस है। अभी हालिया वक्फ बोर्ड का मामला हुआ, जो हर जगह हर जिला में जो है जी, ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड और अमीर शरीयत के बैनर तले क्या कहते हैं, धरना दिया जा रहा है। अभी हवाई अड्डा पे लाखों की संख्या में लोग वहां आए, लेकिन यही फातमी साहब वहां नजर थे, नजर नहीं आए। जो मुसलमानों ने झोली भर भर के वोट दिया है, जब उनकी लड़ाई लड़ने की बात आई, उनके हक और हुकूक की बात आई, मस्जिद की बात आई, कब्रिस्तान की बात आई, तब ये गायब थे। तब ये इफ्तार पार्टी क्या कहते हैं, ईद मिलन 2 महीने के बाद खेल रहे हैं। वहां भी एमआईएम नजर आया, और हर जगह हम लोग पूरी मजबूती के साथ खड़े रहते हैं। बिस्फी के अवाम के साथ साथ पूरे मिथिलांचल के अवाम से हम गुजारिश करेंगे कि भी जरूरत पड़े, 24 घंटा, दिन रात, कभी भी अगर किसी भी तरीके की कौम को जरूरत पड़ेगी, एमआईएम के लोग, वकार जी। सिद्दीकी, सब सबसे पहली सब में खड़ा मिलेंगे, चाहे बिस्फी का मामला हो, रोड का मामला हो, या कोई भी मामला हो। हालिया भी देख लीजिए, बासोपट्टी के हमारे अल्लाह की शान में गुस्ताखी, गलत अल्फाज का इस्तेमाल किए,
कल हम लोगों ने जिलाध्यक्ष हमारे गए वहाँ क्या कहते हैं एसपी साहब को आवेदन दिया। इससे पहले भी आपके फुलपरास का मामला हो, बासोपट्टी कब्रिस्तान का मामला हो, जो मंदिर बना दिया गया था, कोई भी मामला हो, तो अगर सबसे पहले कोई गया है तो वो एमआईएम गई है। तो लोगों से हम यह गुजारिश करना चाहते हैं कि आप देखिए कि आपकी लड़ाई कौन लड़ रहा है। तो एक बार मौका दीजिए, इंशाल्लाह पूरी मजबूती के साथ जिस तरीके से आप वोट दीजिएगा, उससे बेहतर तरीके से आपकी आवाज को पटना में उठाएंगे और बिस्फी का जो हक है, मिथिलांचल का जो हक है, उसको छीन कर लाएंगे। आप लोग लगातार कहते रहे हैं जो पिछड़े हुए हैं उनकी हम आवाज बुलंद कर रहे हैं, मुस्लिम समाज का सत्ता में भागीदारी कम है, इसलिए उनको हम आगे लाना चाहते हैं। लेकिन जो राणा रंजीत साहब को ढाका विधानसभा से आपने टिकट दिया और वहां पे जो आरजेडी के कैंडिडेट रहे हैं लगातार, फैसल रहमान साहब मुस्लिम कैंडिडेट रहे हैं, वहां के लोगों से बात होती है तो लोग असदुद्दीन ओवैसी साहब को पसंद करते हैं, राणा रंजीत को भी पसंद करते हैं, लेकिन उन लोगों को कहीं ना कहीं दुख है कि यहाँ कहीं ना कहीं मुस्लिम क़यादत को ही कमजोर करने की बात हो रही है। इसको लेकर क्या कहेंगे? नहीं देखिए, मुस्लिम क़यादत को कमजोर हम नहीं कर रहे हैं। लगातार 2 चुनाव, 10 में भी 2 चुनाव फैसल रहमान साहब हारे हैं, 20 में भी हारे, 15 में इसलिए जीते कि महागठबंधन की एक लहर थी, उस हवा में वो जीत गए थे। लेकिन 20 का चुनाव का आप डेटा देख लीजिए, तो लगभग 20 से 25 हजार मुसलमानों ने मजबूरन भाजपा को वोट दिया, क्योंकि ये आदमी सिर्फ जी वोट लेने के लिए खड़ा रहता है, इनके सुख में दुख में कभी नहीं खड़ा रहता है। और ये कोई जी लीडरशिप नहीं बना रहे हैं, ये राजद की गुलामी कर रहे हैं, राजद के बैनर तले काम कर रहे हैं। जब भी आपके हक और हुकूक की आवाज की उठाने की बात आएगी, तो ये पहले पार्टी से पूछेंगे। जब तक पार्टी इजाजत नहीं देगी, ये कोई काम नहीं कर सकते हैं। आप देख जी लीजिए कि राणा रंजीत वहाँ किस तरीके से क्या कहते हैं काम कर रहे हैं। एक दलित के बच्चे, दलित को मार दिया गया, तो उसकी लड़ाई लड़े, विधानसभा में उसकी आवाज अख्तर मान साहब उठाए। उसके बाद कई ऐसा मामला हुआ, आप देख लीजिए कि सरपंच को मारा गया वहां भी। तो राणा रंजीत का जो वहां अपना काम बोलता है, एमआईएम में जब से वो आए हैं अल्हम्दुलिल्लाह रोज बेहतरीन तरीके से काम कर रहे हैं। जितना हो सके दलित का हो, अगरा का हो, पिछड़ा का हो, मुसलमानों का हो, सबकी आवाज वो मजबूती के साथ उठा रहे हैं और वहां पे उस कौम के लिए लड़ रहे हैं। तो हमें उम्मीद है कि ढाका की आवाम इंशाल्लाह वोट देगी। बहुत बहुत शुक्रिया वकार सिद्दीकी साहब, आपने अपना कीमती समय दिया। तो दोस्तों, हमारे साथ वकार सिद्दीकी साहब, मिथिलांचल प्रभारी, ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की पूरी बात को बेबाकी से रखा और हर सवाल के जवाब दिए। आपको ये इंटरव्यू कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। अगर हमसे कोई सवाल पूछना छूट गया है तो वो भी लिखें, जिससे कि आगे जब कभी वकार सिद्दीकी साहब हमें समय देंगे तो मैं आपके हक के वो सवाल को पूछ पाऊं। से यही गुजारिश है। ये इंटरव्यू कैसा लगा कमेंट में लिखिए। अगर हमारे चैनल पर नए हैं, सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर घंटी के बटन को जरूर दबा दीजिए। वीडियो को अधिक से अधिक लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए। मिलते हैं फिर किसी दूसरे वीडियो में किसी दूसरे शख्सियत के इंटरव्यू के साथ। तब तक के लिए दीजिए हमें इजाजत। जय हिंद।